नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अमेरिका में कानून बनाने की प्रक्रिया पर बात करेंगे। अमेरिका में कानून बनाना कांग्रेस का कार्य है। वहाँ पर सरकारी तथा गैर सरकारी विधेयक दोनों ही सदन के सदस्यों द्वारा रखे जाते हैं। धन विधेयक सबसे पहले केवल प्रतिनिधि सदन में ही प्रारंभ किया जाता है। अन्य विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। अमेरिका में व्यवस्थापन प्रक्रिया काफ़ी अंशों तक ब्रिटिश प्रक्रिया से अलग है। अमेरिका में शासन की अध्यक्षीय प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पूर्ण रूप से अलग है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका का न तो नेतृत्व कर सकती है और न कांग्रेस में विधेयकों का संचालन ही कर सकती है। इस प्रकार अमेरिका में विधेयकों के संबंध में यह उल्लेख है कि सभी विधेयक कांग्रेस के सदस्यों द्वारा पुनः स्थापित होते हैं और विधेयकों को सरकार का नेतृत्व प्राप्त नहीं होता। अब बात आती है कानूनों बनाने की प्रक्रिया की कि अमेरिकी कांग्रेस की व्यवस्थापन प्रक्रिया का विवेचन हम इन शीर्षकों के द्वारा कि किस तरह से कानून बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है बिल का प्रस्तुतिकरण। कानून बनाने की जो प्रथम स्टेज है वो है बिल का प्रस्तुतिकरण, कि विधेयकों को पेश करने का बहुत सरल तरीका है। प्रतिनिधि सदन में विधेयक को पेश करने वाला सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित विधेयक की एक प्रति सदन के क्लर्क की डेस्क पर रखे एक संदूक में जमा करा देता है। सीनेट में से ये विधेयक सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की स्वीकृति से सेक्रेटरी की संदूक में जमा करा दिए जाते हैं। विधेयक पर तत्काल ही नंबर डाल दिया जाता है और इसे छपने के लिए सरकारी प्रेस में भेज दिया जाता है ताकि अगले दिन अन्य सदस्यों को इसकी प्रतियां वितरित कर दी जाए। यह विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। बहुत सामान्य तरीका है कि जो विधेयक प्रस्तुत करता है वो उस पर हस्ताक्षर करता है और प्रतिनिधि सदन में तो क्लर्क की डेस्क पे रखी संदूक में जमा कराता है और सीनेट में अध्यक्ष की स्वीकृति से सेक्रेटरी की संदूक में उसे जमा करा देता है और फिर उस पर नंबर डाल दिए जाते हैं। नंबर डालने के बाद उसकी छपवाया जाता है। छपने के बाद उसकी प्रतियां सभी सदस्यों में बांट दी जाती हैं। तो ये विधेयक का प्रस्तुतिकरण कहलाता है, यानी कि प्रथम वाचन पूरा हुआ। इसके बाद दूसरा स्तर आता है समिति स्तर, कि विधेयक के शीर्षक के अनुसार उसे किसी न किसी स्थायी समिति के पास भेज दिया जाता है। समिति में विधेयक की पूरी तरह छानबीन की जाती है। यदि ये समितियां विधेयक को पसंद न करें तो उनको फाइल कर दिया जाता है और उन पर विचार नहीं होता। समिति द्वारा ऐसा किए जाने को विधेयक को कबूतर के दड़बे में डालना, पिजन होल्डिंग कहा जाता है, कि अगर समिति स्तर में विधेयक के शीर्षक के अनुसार उसे किसी न किसी स्थायी समिति के पास भेज दिया जाता है। समिति में विधेयक की पूरी तरह छानबीन की जाती है। यदि ये समितियां विधेयक को पसंद करें तो उसको फाइल कर दिया जाता है और उन पर विचार नहीं होता। समिति द्वारा ऐसा किए जाने को विधेयक को पिजन होल्डिंग यानी कबूतर के दड़बे में डालना कहा जाता है। अमेरिका में 95% विधेयकों के जीवन का अंत इसी प्रकार से हो जाता है। व्यवहार में समितियां विधेयकों के विषय में सर्वसर्वा होती हैं। समितियां विधेयकों से प्रभावित होने वाले संबंधित हितों की सुनवाई करती हैं। वह सरकारी विभागों से किसी प्रकार भी संबंधित सूचना प्राप्त कर सकती हैं। उसके पश्चात समिति अपनी एक गुप्त बैठक में उस विधेयक पर बहुमत से अपना निर्णय लेती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समिति के सब सदस्य विधेयक पर एकमत नहीं हो पाते। ऐसी दशा में बहुमत और अल्पमत दोनों के ही प्रतिवेदन के साथ विधेयक कांग्रेस को लौटा दिए जाते हैं। फिर सूचीकरण यानी कि द्वितीय वाचन होता है समिति के बाद से। समितियों से वापस आने के बाद विधेयक को किसी सूची में डाल दिया जाता है और फिर निश्चित दिनांक को उस पर विचार होता है। अमेरिका में कई प्रकार की सूचियां हैं। एक सूची संघीय सूची कहलाती है, जिसमें विधेयक सम्मिलित किए जाते हैं जो आय और व्यय व सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित हो, यानी कि जो धन से संबंधित है वो संघ सूची में होता है। दूसरी सूची
सभा की सूची कहलाती है, जिसमें विधेयक सम्मिलित किए जाते हैं जिनका संबंध वित्त से नहीं होता है। तीसरी सूची संपूर्ण सदन की समिति की सूची कहलाती है, जिसमें स्थानीय विषयों तथा निजी निगमों आदि के विधेयक सम्मिलित किए जाते हैं। उपयुक्त सूची में विधेयक रखे जाने के बाद निश्चित दिनांक को सदन उन पर विचार करता है। इसके लिए सदन संपूर्ण सदन की समिति में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण सदन की समिति विधेयक के सिद्धांतों व उसके स्वरूप पर पूर्ण विचार करती है। प्रत्येक धारा, उपधारा व शब्द पर विचार होता है और अंत में विधेयक की स्वीकृति या अस्वीकृति मत लेकर निश्चय किया जाता है। ये दूसरा वाचन हो गया। तीसरा वाचन, इसके अंतर्गत विधेयक के सिद्धांतों पर केवल मोटे रूप से विचार किया जाता है। उसकी धाराओं, उपधाराओं, वाक्यों पर कोई विचार नहीं होता। अंत में मतदान लेकर विधेयक का अंतिम निर्णय किया जाता है। इसके बाद एक सदन में पास होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है। एक सदन द्वारा पारित हो जाने पर विधेयक को दूसरे सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक उसी प्रकार से गुजरता है। यदि दोनों सदन सहमत न हो तो दोनों सदनों की एक सम्मेलन समिति में विधेयक पर निर्णय लिया जाता है। सम्मेलन समिति, अगर दोनों सदन सहमत न हो तो सम्मेलन समिति में गतिरोध दूर कर लिया जाता है, परंतु यदि गतिरोध दूर न किया जा सके तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। जब विधेयक कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति या तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या उस पर अपने नियमित निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और अपनी कानूनी आपत्तियां सहित विधेयक को पुनः कांग्रेस के पास भेज सकता है। किंतु यदि दोनों सदन विधेयक को उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पुनः पारित कर दें तो राष्ट्रपति का निषेधाधिकार यानी वीटो हो जाएगा और विधेयक समाप्त हो जाएगा, यानी कि वीटो रद्द हो जाता है और वह विधेयक कांग्रेस का एक्ट बन जाता है। कांग्रेस के अधिवेशन समाप्त होने के अंतिम 10 दिनों में अगर कोई विधेयक आता है और तो राष्ट्रपति उसको 10 दिन में पारित नहीं करता है तो वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है और वो विधेयक को समाप्त कर सकता है। तो ये तो विधेयकों को के कानून बनाने की प्रक्रिया आपको बताई। अब बात आती है ब्रिटेन तथा अमेरिका का कानून बनाने की प्रक्रिया में अंतर, कि अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती है। दोनों देशों में 3 वाचन होते हैं। विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। शासनाध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक है। समितियां विधेयक पर विचार करती हैं। उक्त समानता के बावजूद भी दोनों देशों में विधि निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर है। पहला अंतर है विधेयक के बारे में अंतर। ब्रिटेन में विधेयक सरकारी एवं गैर सरकारी, सार्वजनिक एवं असार्वजनिक में विभाजित किए जाते हैं, परंतु अमेरिका में विधेयकों को इस प्रकार विभाजित नहीं किया जा सकता। अमेरिका में सरकारी विधेयक नहीं होते क्योंकि राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल भी जब विधेयक को प्रस्तुत करते हैं तो किसी साधारण सदस्य के माध्यम से ही ऐसा करते हैं। दूसरा अंतर है प्रस्तुतिकरण के तरीके में अंतर। इंग्लैंड में विधेयक का प्रस्तुतिकरण 3 विधियों से होता है। पहली विधि है साधारण प्रस्तुतिकरण, दूसरी विधि है 10 मिनट का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है विधेयक की व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला प्रस्तुतिकरण। अमेरिका में प्रस्तुतिकरण की विधि इंग्लैंड की पहली प्रकार की विधि से मिलती जुलती यानी कि साधारण प्रस्तुतिकरण, जिसके अंतर्गत विधेयक में प्रस्तुतकर्ता को विधेयक पर केवल अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उस पर शब्द भी कहने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो प्रस्तुतिकरण हो जाता है, प्रथम वाचन हो जाता है। प्रथम वाचन के तरीके में भेद। इंग्लैंड में यदि प्रथम वाचन के बाद छपाई होती है तो अमेरिका में छपाई ही स्वयं प्रथम वाचन होती है। इंग्लैंड में प्रस्तुतिकरण प्रथम वाचन दोनों सम्मिलित होते हैं, जबकि अमेरिका में समय की दृष्टि से ये दोनों अलग अलग हैं। चौथा अंतर है समिति अवस्था के संबंध में भेद। इंग्लैंड में विधेयक समिति को द्वितीय वाचन के बाद दिए जाते हैं, जबकि अमेरिका में विधेयक द्वितीय वाचन से पहले समिति को दिए जाते हैं। अमेरिका में समितियां ही की शक्ति इंग्लैंड की समितियों से अधिक तथा वे ऐसे किसी भी विधेयक को समाप्त कर सकती हैं जिसमें वे ठीक न समझें। इंग्लैंड की समितियां किसी विधेयक को सिद्धांततः अनुपयोगी समझकर या उन अन्य किसी कारण से रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकते। द्वितीय वाचन के संबंध में अमेरिका में द्वितीय वाचन से पहले समिति स्तर होता है, जबकि इंग्लैंड में द्वितीय वाचन के बाद विधेयक समिति को भेजा जाता है।
अमेरिका में द्वितीय वाचन प्रारंभ होने से पहले एक सूची अवस्था होती है। ब्रिटेन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तृतीय वाचन के संबंध में अंतर, इंग्लैंड व अमेरिका दोनों व्यवस्थापन प्रणाली तीसरा वाचन प्राय एक सा है, पर मतदान के ढंगों में भिन्नता है। इंग्लैंड में मतदान प्राय बताने वालों के द्वारा या खड़े होकर होता है, जबकि अमेरिका में वह जबानी खड़े होकर बताने वालों के द्वारा हाँ या ना कहकर होता है। वहाँ प्राय दूसरा और चौथा ढंग प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीय वाचन की भूमिका में अंतर, अमेरिका में कोई भी विधेयक दोनों सदनों में के द्वितीय सदन की भूमिका में अंतर, अमेरिका में कोई भी विधेयक दोनों सदनों में मतैक्य के बिना पारित नहीं हो सकता, जबकि इंग्लैंड में लॉर्ड्स सभा व कॉमन सभा में मतैक्य न होने पर लॉर्ड्स सभा वित्त विधेयक को 1 माह तथा अन्य विधेयकों को 1 साल तक के लिए रोक सकती है। कार्यपालिका की भूमिका में अंतर, इंग्लैंड में दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राजा की स्वीकृति प्रदान करनी पड़ती है। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है, वह चाहे तो विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकता है। तो ये दोनों में अंतर आपको बताया। अब आते हैं अमेरिका में कांग्रेस की समिति प्रणालियाँ। कि ब्रिटेन संसद की भांति ही अमेरिकी की कांग्रेस में भी विभिन्न प्रकार की समितियाँ कार्य करती हैं। अमेरिका में समितियों की शक्तियाँ इंग्लैंड की समितियों से अधिक व व्यवस्थापन की प्रक्रिया में उसकी स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है। अमेरिका में समितियां किसी भी विधेयक को समाप्त कर सकती हैं, जब भी बताया आपने पिजन होल्डिंग, परंतु इंग्लैंड में समितियों को सभी विधेयक अपने प्रतिवेदन के साथ संसद को लौटाने पड़ते हैं। इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए व्यवस्थापन यानी कि कानून बनाने की व्यवस्था, अच्छाई या बुराई का दायित्व मंत्रिमंडल पर होता है। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, इसलिए व्यवस्थापन यानी कानून बनाने की में जो कार्य इंग्लैंड की मंत्रिमंडल करता है, अमेरिका में वही कार्य समितियां करती हैं। इस प्रकार इंग्लैंड की तुलना में समितियों का महत्व अमेरिका में ज़्यादा है। समितियों के प्रकार 6 प्रकार की समितियाँ हैं: स्थायी समिति, विशेष समितियाँ, कॉन्फ्रेंस समितियाँ, संपूर्ण सदन की समिति, नियम समिति, संयुक्त समितियाँ। स्थायी समितियाँ प्रतिनिधि सदन की 20 होती हैं, सीनेट की 16 समितियाँ होती हैं। इनमें 9 से लेकर 50 तक सदस्य होते हैं। प्रतिनिधि सदन की स्थायी समिति का गठन प्रत्येक नए चुनाव के पश्चात होता है, परंतु सीनेट में स्थायी समितियों के कुछ सदस्य 2 वर्ष के पश्चात बदल जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। सीनेट में एक सदस्य एक से अधिक समितियों का सदस्य भी बन सकता है, परंतु प्रतिनिधि सदन में प्राय एक सदस्य एक ही समिति का सदस्य रहता है। अमेरिका में समितियों के सदस्यों के चयन में प्रत्येक दल की समिति वरिष्ठता के सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वरिष्ठता के नियम के अनुसार ही प्रत्येक समिति का चेयरमैन भी सदन के द्वारा चुना जाता है। व्यवहार में समितियों के चेयरमैन बहुमत दल के से ही लिए जाते हैं। जो सीनेट प्रतिनिधि सदन की जो 20 समितियां हैं, उनके नाम क्रय समिति, विनियोग समिति, सशस्त्र सेवाएं, बैंकिंग तथा करेंसी, कोलंबिया जिला, शिक्षा तथा श्रम, विदेशी मामले, सरकारी संक्रिय सदन का प्रशासन, आंतरिक तथा द्वीपीय मामले, अंतर्राज्यीय तथा विदेशिक व्यापार, न्यायपालिका, समुद्र व्यापार तथा मछलियाँ, डाकखाने तथा नागरिक सेवाएं, सार्वजनिक कार्य, नियम, विज्ञान तथा विमान, अमेरिका विरोधी गतिविधियाँ, भूतपूर्व कर्मचारियों के मामले, उपाय तथा साधन। और सीनेट की जो 16 समितियाँ हैं वह हैं विज्ञान व अवकाश संबंधी विज्ञान, कृषि तथा वन, विनियोग, सशस्त्र सेवाएं, बैंकिंग तथा करेंसी, कोलंबिया जिला, वित्त, विदेशिक संबंध, सरकारी संक्रिया, आंतरिक तथा द्वीपीय मामले, अंतर्राज्यीय तथा विदेशिक व्यापार, न्यायपालिका, श्रम तथा सार्वजनिक कल्याण, डाकखाने तथा नागरिक सेवाएं, सार्वजनिक कार्य, नियम तथा प्रशासन। इसके बाद ये तो ही स्थायी समिति। अब आती है विशेष समितियाँ। ये समितियाँ विशिष्ट उद्देश्य से बनाई जाती हैं। उनका जीवन तभी तक चलता है जब तक कि वे अपने उद्देश्य को पूरा करती हैं। इसका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है और कार्य पूरा होने पर ये समितियां समाप्त हो जाती हैं। कॉन्फ्रेंस समितियां, जब प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद हो
तब उस मतभेद को समाप्त करने के लिए तात्कालिक रूप से दोनों सदनों के तीन या पाँच सदस्यों को मिलकर सम्मेलन समिति का गठन किया जाता है। सम्मेलन समिति का उद्देश्य किसी तरह मतभेद समाप्त कर समझौते पर पहुंचना होता है। इस समिति में प्रत्येक सदन के सदस्य इकाई के रूप में मत देते हैं। प्रतिनिधि सभा अपनी सदस्यों को उचित निर्देश भी देती है, परंतु सीनेट के सदस्य मुक्त रूप से कार्य करते हैं। चौथी समिति है संपूर्ण सदन की समिति। इस समिति का प्रयोग भी अमेरिका की व्यवस्थापन प्रक्रिया में अधिकतर किया जाता है। यह समिति वस्तुतः सदन के सब सदस्यों की होती है। सदन व समिति में अंतर केवल इतना ही होता है कि सदन की बैठक में सदन का अध्यक्ष सभापतित्व करता है और समिति की बैठक में वह अध्यक्षता नहीं करता है। जो कि होती है मुख्य रूप से प्रतिनिधि सदन के संपूर्ण सदन की समिति के रूप में कार्य करता है। उसका आधिकारिक चिन्ह होता है, मेज के नीचे रख दिया जाता है। समिति की गणपूर्ति 100 सदस्यों की होती है। मुख्य रूप से प्रतिनिधि सदन की संपूर्ण सदन की समिति के रूप में कार्य करता है। सीनेट बहुत ही कम इस समिति के रूप में कार्य करता है। ब्रिटेन की तरह सभी धन विधेयकों को तो इस समिति के पास आते ही हैं, परंतु अमेरिका में सामान्य विधेयक भी समिति के सम्मुख आते हैं। पांचवी है नियम समिति। नियम समिति का संबंध मुख्य रूप से कानूनी प्रक्रिया से है। यह समिति यह भी निश्चित करती है कि सदन का समय किस भांति सदुपयोग में लाया जाए। जो विधेयक स्थायी समितियों में आते हैं वे नियम समिति के पास भेजे जाते हैं। जब नियम समिति स्वीकृत होती है तभी उन पर सदन में विचार होता है। पूर्व में इस समिति का अध्यक्ष स्वयं स्वीकार होता है, परंतु जब अन्य समितियों की तरह ही नियम समिति का भी गठन होता है। इस समिति में 12 सदस्य होते हैं। छठा है संयुक्त समितियां। कभी कभी कई ऐसे विषय आ जाते हैं जिनकी जांच अथवा अन्य कार्यों के संबंध में दोनों सदनों का संयुक्त रूप से कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी अवस्था पर दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एक संयुक्त समिति बनाई जाती है। समिति के सदस्य संख्या निश्चित होती है तथा विषय के महत्व पर निर्भर करती है। समिति का कार्य पूरा हो जाने पर समिति समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से अमेरिका में समितियों का महत्व बहुत अधिक है। समितियों द्वारा व्यवस्थापन का कार्य किया जाता है, विधि निर्माण का कार्य किया जाता है। समितियाँ किसी भी विधेयक के जीवन और मरण का स्थल है। यहाँ समितियों को छोटी व्यवस्थापिकाएं भी कहा जा सकता है। अब बात आती है ब्रिटेन तथा अमेरिका में समितियों में अंतर। अमेरिका की समिति प्रथा ब्रिटेन की समिति व्यवस्था से प्रेरित है, लेकिन अमेरिका की समितियां ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका में समितियां ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली हैं। समितियां स्वयं ही किसी विधेयक को समाप्त कर सकती हैं, जबकि ब्रिटेन में समितियां इतनी शक्तिशाली नहीं हैं। उन्हें प्रत्येक विधेयक के बारे में अपना प्रतिवेदन देना पड़ता है। दूसरा, अमेरिका में सदन में प्रथम वाचन के पश्चात ही विधेयक समितियों को सौंप दिया जाता है, जबकि ब्रिटेन में द्वितीय वाचन के बाद विधेयक समितियों को सौंपा जाता है। तीसरा है अमेरिका में 20 स्थायी समितियां हैं। इसका गठन विषयवार होता है। समितियों के अध्यक्ष बहुमत दल के व्यक्ति होते हैं। इंग्लैंड में 5 स्थायी समितियां हैं। इनका गठन विषयवार नहीं होता। यह आवश्यक नहीं है कि समितियों का अध्यक्ष बहुमत दल का हो। चौथा अंतर है अमेरिका में समितियों का गठन प्रतिनिधि सदन में दोनों दलों की वरिष्ठ सदस्यों द्वारा दी गई सूची के आधार पर सदन में चुनाव होता है, जो कि औपचारिकता मात्र है। इंग्लैंड में समितियों का गठन दलों के नेताओं द्वारा मनोनीत की गई वाचन समिति द्वारा होता है। पांचवा अंतर है अमेरिका में समितियों का अध्यक्ष मनोनीत करते समय वरिष्ठता के नियम का पालन किया जाता है। इंग्लैंड में यदि कोई कनिष्ठ सदस्य योग्यता रखता है तो वह भी समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। अमेरिका में विधेयकों का द्वितीय वाचन संपूर्ण सदन की समिति में होता है, जबकि इंग्लैंड में विधेयकों का द्वितीय वाचन नियमित सदन में होता है। सातवां है अमेरिका में दोनों सदनों के नियम निर्धारण और उनमें परिवर्तन के लिए एक पृथक समिति नियम समिति होती है, जबकि इंग्लैंड में इस प्रकार की कोई समिति नहीं होती है। सदन की कार्यवाही परंपराओं पर आधारित होती है। आठवां है अमेरिका में समितियों के अध्यक्ष काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, जबकि इंग्लैंड में समितियों के अध्यक्ष इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। तो इस तरह से इंग्लैंड का संसदीय शासन समिति शासन है, तो अमेरिका में अध्यक्षीय ढांचा में समितियां छोटी
व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती हैं। इंग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका में समितियों की शक्तियाँ अधिक हैं और वह अधिक प्रभावशाली हैं। धन्यवाद।